ये 11वीं कक्षा की किताब भारतीय कला का परिचय भाग 1 का पहला अध्याय है। प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र। अत्यंत प्राचीन यानी कि बहुत पुराने अतीत की, बीते हुए समय की, जिसके लिए ना तो कोई किताब है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे हम प्राग इतिहास कहते हैं, यानी प्री हिस्ट्री। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध उस टाइम पे हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय न तो कोई कागज़ था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह मानना तब तक के लिए बहुत ही मुश्किल था जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस समय के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन यानी उस समय के मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर, जिसको हम भित्ति चित्र कहते हैं, खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है, जिसे हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। इससे ये जाना जा सकता है कि उस समय मनुष्य कैसा था, क्या होता था और किस प्रकार रहता था। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास, यानी जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं, उसकी बुनियादी ज़रूरतें थी वो पूरी होने लगी, तो वो अपने विचार और उसके जो मन के भाव थे उनको अभिव्यक्त करने अर्थात एक्सप्रेस करने का भी प्रयास करने लगे, कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर उन पे कुछ चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। यानी दीवारों पे उन्होंने चित्र वगैरह बनाना शुरू कर दिया, जो हमें आज के समय में खुदाई से गुफाओं वगैरह में हमें भित्ति चित्र मिलते हैं, वो उस समय के चित्र हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन चित्रों को उसने क्यों बनाया? तो इसका ये जवाब हो सकता है कि शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन या सुंदर बनाने के लिए, अर्थात सजावट करने के लिए, जैसे हम आज के समय में सजाते हैं, ये भित्ति चित्र अर्थात दीवारों पर चित्र बनाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम कुछ लोग आज डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास यानी शुरुआती विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आम तौर पर पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। पुरा का अर्थ होता है पुराना और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पैलियोलिथिक एज भी इसको कहते हैं हम इंग्लिश में। प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि पूर्व पुरापाषाण युग लोअर पैलियोलिथिक एज के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी या नहीं बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल, जिसे हम अपर पैलियोलिथिक टाइम भी कहते हैं, तक आते आते मनुष्यों के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस समय की ऐसी बहुत सारी गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी हुई हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। क्योंकि उस समय पे जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान को ज़्यादा कुछ बनाना, खाना, अनाज के बारे में इतना नहीं पता था, तो वो शिकार करके या फिर जो भी उसे जंगलों में कंदमूल ये सब मिलते थे वो वही खाता था, तो वो उन्हीं के दृश्य या चित्र बना सकता था। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। उनकी गतिविधियाँ जैसे कि वो शिकार करते थे या जो भी वो काम करते थे, उन्हीं के चित्र बनाते थे। और वृत्त, जिसको हम सर्कल कहते हैं, वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, आयत, रेक्टेंगल जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे।
भारत में अब तक जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 के पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र, शैल का मतलब होता है चट्टान, यानी जो चित्र चट्टानों पर उत्कीर्ण करके बनाए गए थे। उत्कीर्ण का अर्थ होता है उस पर खुदाई करके या खुरच के जो हम चित्र बनाते हैं उसको शैल चित्र या उत्कीर्ण किए हुए चित्र कहते हैं। अल्मोड़ा बारछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखड़ियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है, जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक लखड़ियार जो उत्तराखंड में है उसका एक शैल चित्र है। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते लोग। और ये दूसरा चित्र है लहरदार लकीरें, ये जो पत्थर पे बनी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, ये भी लखड़ियार उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकलियाँ चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिज़ाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए भी दिखाया गया है। जो पहला चित्र है इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, हाथ पकड़ करके नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं, यानी वहाँ पहले से भी चित्र बने थे, उनके ऊपर फिर से चित्र बना दिए गए। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए। ये शायद हो सकता है कि वो उसको सजावट के लिए इन 3 रंगों से बना रहे थे, या फिर हो सकता है कि उनके ऊपर दोबारा से किसी और ने चित्र बनाए गए हों। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। कैनवस आप समझते होंगे ना, जिस पे हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, उसको कैनवस कहा जाता है। ये जो चट्टान है वो एक तरह से कैनवस का काम कर रही थी। उस समय पे तो कैनवस वगैरह नहीं था, तो चट्टानों पर ही जो मनुष्य था वो अपने चित्र बनाता था। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कुपगुल्लू, पिकलीहार और टिकलकोटा सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के, यानी पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, सफ़ेद है और उस पर चित्र जो है वो लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं, यानी इन चित्रों में जो बनाया गया है वो है सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत वही चट्टानों पर जो बनाए गए हैं, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र यानी एक अजीब सा दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में
विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी हुई हैं। वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। आपने ज़रूर नाम सुना होगा कि भीमबेटका की गुफाओं से ये चित्र पाए गए हैं या ये भित्ति चित्र मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय, जिसको शेल्टर भी कहते हैं। शैलाश्रय का मतलब है वो चट्टानों से एक जगह बनी हुई है जहाँ पर ये जो हमने पहले पढ़ा था कि बिजली की गरज, ठंड, बारिश या गर्मी से बचने के लिए जो एक जगह है शेल्टर जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा की गई थी। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया यानी उनको फॉलो किया। वाकणकर यानी डॉक्टर V.A. वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन हो, उन पहाड़ियों का और जंगलों का सर्वे किया गया। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुफा का एक द्वार है भीमबेटका का। तो भीमबेटका की गुफा है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। उसमें उस समय की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा भी चित्र बने, जैसे कि धार्मिक भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कालावधि मतलब टाइम पीरियड। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्रपाषाण युग। इन तीन कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधि आती हैं यानी टाइम पीरियड आते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पुरापाषाण युग यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र जो है वो बड़े बड़े जानवर जैसे कि भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र जो है वो धवन चित्र, वाश पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ कौन सी होती है? वही वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इस तरह से। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के। अब आते हैं मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी कालावधि यानी दूसरा टाइम पीरियड मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस अवधि में, इस पीरियड के दौरान
विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई। विषय का अर्थ है जो भी वो चित्र बना रहे थे, एक तरह से वो उनका सब्जेक्ट ही हुआ, मगर चित्रों का आकार जो है वो छोटा हो गया था। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई थी, यानी अब ज़्यादातर जो चित्र बनाए जा रहे थे वो शिकार के दृश्यों के पर आधार बनाकर बनाए जा रहे थे। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए इसमें चित्रित किया गया है, यानी ऐसे चित्र बनाए गए हैं। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दिखाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल है जो उसके कलाकार उन्होंने जानवरों को चित्रित करना बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि उस टाइम पे शायद जो है शिकार को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, यानी शिकार ज़्यादा पैमाने पे किया जाता था। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया है और कुछ और चित्रों में जो मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी वो अपनी गतिविधियों का ही चित्रांकन कर रहे थे, यानी वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कर रहे थे उनके ही दृश्य को चित्रित कर रहे थे। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से जो शिकार के दृश्य थे उनमें मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्र ऐसे भी मिले हैं जिनमें मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार का भाव दिखाते हुए चित्रित किया गया है तथा कुछ ऐसे भी चित्र जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं, यानी उत्कीर्ण किए गए। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही बनाया गया, यानी कि जैसे वो प्राकृतिक अवस्था में होते हैं वैसे ही उनको दिखाया गया है, उनके वैसे ही चित्र बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्यों को साज सज्जा के साथ प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र यानी बिना वस्त्रों के और सवस्त्र अर्थात वस्त्रों के साथ भी दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है, यानी बूढ़े जवान बड़े छोटे सबको एक तरह दिखाया गया है। बच्चों को दौड़ते भागते उछलते कूदते और खेलते हुए दिखाया गया, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक परिवार के सदस्य हैं। अनेक शैलाश्रयों में, जो हमने पहले पढ़ा था, शैलाश्रय यानी कि जो चट्टानों में कुछ ऐसे शेल्टर बना दिए गए थे मौसम से बचने के लिए या दूसरी चीज़ों से बचने के लिए, उनमें हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थीं, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके जो है वो अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसे हम गेरू भी कहते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सोडिनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीसकर पाउडर जैसा बना लिया जाता था, फिर उसमें कुछ पानी या गाढ़ा या कोई चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद मिला लिया जाता था। इस प्रकार वो रंग तैयार करते थे और रंग तैयार हो जाने के बाद उसमें पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते थे और चित्र बनाते थे। और ये जानकर के
हैरानी भी होगी आपको कि जो हज़ारों साल पहले बनाए गए चित्र थे वो आज भी वैसे के वैसे ही बरकरार है, यानी मौसम का उस पे प्रभाव नहीं पड़ा है। ये समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे, यानी कि ऐसे ही रहे, क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी यानी परमानेंट बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रियों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रियों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा हो। शैलाश्रियों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या उस शैलाश्री की छत के पास बने हुए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। असुविधाजनक कैसे? क्योंकि संसाधन नहीं थे। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर जा कर के या जो जहाँ पर जाना मुश्किल है वहाँ पर भी किसी संसाधन की मदद से जा कर के काम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये प्रश्न यहाँ पे उठता है, ये आश्चर्य की बात है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र जो है हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई भी कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में उस समय पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में, यानी आकर्षक जो ध्यान खींचे उस रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। ऐसा भी लगता है कि आदिकालीन यानी पुराने समय के जो ये कलाकार हैं, इन्होंने कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। कई चित्र जो हैं बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। इन चित्रों में कई चित्र जो इस तरह से बनाए गए हैं वो मानो ऐसे लगता है कि उनमें कोई कथा, कोई पुराना संस्मरण आदि छिपा हुआ है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर मरे पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से ये प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। आज भी अनेक आदिम जाति के जो लोग हैं, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णित करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। आप ये एक दृश्य देख सकते हैं, ये शिकार का दृश्य है। यहाँ पे ये शिकार का दृश्य है। ये मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य जो है बहुलता में यानी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और ये ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। और ये दूसरा है, ये नृत्य का दृश्य है। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा दृश्य है जिसे बार बार दोहराया गया। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बार बार दिखाया गया है। नृत्य का ये दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। आपने अभी पहले पढ़ा था हम लखुड़ियार जो उत्तराखंड में है,
वहाँ हमने देखा था, एक ऐसा ही दृश्य देखा था। यहाँ पे या आप देख सकते हैं, यहाँ ये हाथों में हाथ डाल करके जो नृत्य कर रहे हैं लोग, ये वैसा ही चित्र हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला भी हमें दिखाई देती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य यानी रंगों के मेल और समानुपात दोनों का यथार्थ और संतुलित एक बैलेंस्ड मिक्सचर दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि जो कलाकार थे उन्होंने एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाए। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था, क्योंकि उसको मिटाने का तो उनके पास कुछ होता नहीं था, तो वो उसी के ऊपर दोबारा से अपनी रचना को दोबारा से बनाता था। और दूसरा कारण ये हो सकता था कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार जो है वो बार बार चित्र बनाते होंगे। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोगों ने अलग अलग समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवनशैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने की में मदद मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान सबूत हैं, साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये शैल चित्र हैं, यानी जो चित्र चट्टानों पर बनाए गए हैं, जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। सो थैंक यू।